हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकेमिया। इसको जनरल वर्ड में ब्लड कैंसर बोलते हैं, लेकिन पैथोलॉजिकल टर्म में हम लोग ल्यूकेमिया यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ द ल्यूकेमिया? इट इज़ द स्टेम सेल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द मैलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इमैच्योर हेमोपोएटिक सेल्स इन द मैरो। सो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि मैलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, यानी जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो बहुत स्पीड से ग्रोथ करते हैं। और दूसरा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ इमैच्योर हीमेटोपोइटिक सेल्स इन द बोन मैरो। सो तो जो इमैच्योर सेल्स रहते हैं वो बोन मैरो में जमा होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। सो ल्यूकेमिया बोलने के लिए आपको इमैच्योर सेल्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इमैच्योर सेल्स कौन से होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है और वो क्यों मैलिग्नेंट होते हैं। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। ये बोन मैरो में ऐसे सेल्स का ग्रोथ होता है। फर्स्ट इज़, ये वहाँ बोन मैरो में मल्टीपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। जो सबसे प्रिकर्सर सेल्स रहते हैं उसको मल्टीपोटेंट हीमेटोपोइटिक सेल्स बोलते हैं। मल्टीपोटेंट हीमेटोपोइटिक सेल से माइलॉइड सीरीज़ भी फॉर्म होती है और लिम्फॉइड सीरीज़ भी फॉर्म होती है। ठीक है, माइलॉइड सीरीज़ से फिर आगे मेगाकैरियोसाइट्स सिर्फ बोन मैरो में रहती है, वो कभी पेरिफेरल सर्कुलेशन में आती है। ये सबसे बड़ी सेल्स है जिसका साइज़ 30 to 35 माइक्रॉन्स के बराबर रहता है। ठीक है, मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट फॉर्म होता है। ये थ्रोम्बोसाइट है, इसको जनरल वर्ड में प्लेटलेट्स बोलते हैं। जो मेगाकैरियोसाइट का सरफेस रहता है वो ब्रेक डाउन होता है और वो सरफेस से प्लेटलेट फॉर्म होते हैं। दूसरा है इरेथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, मास्ट सेल। और ये सेल्स जो है जिसको माइलोब्लास्ट हम बोल रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जो बोलते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। देखो, ल्यूकेमिया दो टाइप्स का होता है, या तो माइलॉइड सीरीज़ में कैंसर होगा या लिम्फॉइड सीरीज़ में कैंसर होगा। तो माइलॉइड सीरीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है माइलोब्लास्ट, क्योंकि ये सबसे पहला सेल है और ये आगे जाके वाइट ब्लड सेल्स की पूरी सीरीज़ फॉर्म करता है। जैसा डायग्राम में दिखाया है, इसमें बेसोफिल फॉर्म हो रहे, न्यूट्रोफिल फॉर्म हो रहे, इओसिनोफिल फॉर्म हो रहे और मोनोसाइट फॉर्म हो रहे। मोनोसाइट आगे जाके टिश्यू में अगर इन्फेक्शन है वहाँ जाके वो मैक्रोफेज फॉर्म करता है। सो द माइलोब्लास्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अगर माइलोब्लास्ट 20% से ज़्यादा होते हैं WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से, तो हम उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्यों? क्योंकि माइलोब्लास्ट यानी माइलॉइड सीरीज़ का प्रोलिफरेशन हो रहा है, उस सेल्स में ट्यूमर हो रहा है, इसलिए हम उसको माइलॉइड सीरीज़ बोलेंगे। अब दूसरी साइड में है लिम्फॉइड सीरीज़। सेकंड है लिम्फॉइड सीरीज़। माइलॉइड और लिम्फॉइड, जो लिम्फोसाइट लिम्फॉइड सीरीज़ से फॉर्म होते हैं और बचे हुए सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स, ये माइलॉइड सीरीज़ से फॉर्म होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं। एक तो फर्स्ट होता है स्मॉल लिम्फोसाइट्स, जिसका साइज़ होता है नॉर्मल आरबीसी का। हम जब पेरिफेरल स्मीयर देखते हैं, पीएस देखते हैं, तो लिम्फोसाइट्स से हमेशा आरबीसी कंपेयर करते हैं छोटे लिम्फोसाइट से, बिकॉज दोनों का साइज़ सेम होता है 7 to 8 माइक्रोन। जो लार्ज सेल होते हैं वो नेचुरल किलर होते हैं। अब जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स है उसको भी दो टाइप में डिवाइड किया है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में। बी लिम्फोसाइट जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो आगे मैच्योर होकर प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करते हैं और प्लाज्मा सेल से इन्फेक्शन एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये एक चार्ट समझ में आ जाएगा कि हिमेटोपोइटिक, मल्टीपोटेंशियल हिमेटोपोइटिक, इसको मल्टीपोटेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइलॉइड सीरीज़ भी फॉर्म कर रही है, लिम्फॉइड सीरीज़ भी फॉर्म कर रही है। ओके, सो माइलॉइड सीरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है माइलोब्लास्ट सेल्स। माइलोब्लास्ट अगर 20% के ऊपर होते पेरिफेरल सर्कुलेशन या बोन मैरो में, अकॉर्डिंग टू WHO के रिसेंट क्राइटेरिया के हिसाब से, तो हम उसको माइलॉइड ल्यूकेमिया या लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, और ये कंडीशन एक्यूट होती है इसलिए हम इसको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया या फिर एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ याद रखिए कि हर कंडीशन जिसमें वाइट ब्लड सेल्स 30,000 40,000 हो रहे वो ल्यूकेमिया नहीं रहती है। एक चीज़ याद रखना है, इसमें फंसना नहीं है। एक चीज़ आपके माइंड में हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन क्या है जिसमें सिर्फ WBC काउंट बढ़ा है, या फिर ल्यूकेमिया क्या है जिसमें WBC काउंट बढ़ा है। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए।
सबसे पहला है कि ये कुछ पॉइंट्स है जिसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, आरबीसी कैसे पेरिफेरल ब्लड पे, दूसरे सेल्स कैसे, काउंट कितना है और प्लेटलेट कितने हैं। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ एक से। सो रिएक्टिव कंडीशन किसको बोलते हैं, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन वाली कंडीशन, जैसे निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, कोई भी कंडीशन जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल रेंज होती है 4000 टू 11,000 पर क्यूबिक एमएम। अगर 11,000 से ऊपर हो जाए तो हम वो इन्फेक्टिव कंडीशन बोलते हैं, उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। वो डिपेंड करता है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो आपके न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे, वायरल इन्फेक्शन हो तो लिम्फोसाइट बढ़ेंगे, एलर्जिक कंडीशन हो तो इओसिनोफिल बढ़ेंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट द फर्स्ट पॉइंट अब हम लोग आते हैं इसमें, फर्स्ट इज़ द सिम्टम्स ऑफ द अंडरलाइंग डिसीज़ एंड ऑब्लिक इन्फेक्शन। सो अगर पेशेंट को निमोनिया है, ठीक है, अगर आपने उसका पेरिफेरल स्मीयर किया, सपोज सेप्टिसीमिया में है, उसका काउंट बढ़ा हुआ है 25, 30,000, 40,000, तो वो ल्यूकेमिया नहीं है। बट द अगर पेशेंट को निमोनिया है तो वो टिपिकल प्रेजेंटेशन के साथ ही आएगा, जैसे कि कफ होगा, उसको फीवर होगा, फीवर विद चिल्स, अलग अलग सिम्टम्स होंगे उसको, कफ विद एक्सपेक्टोरेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे मलेरिया हुआ तो फीवर आएगा, फीवर विद चिल्स आएगा, टाइफाइड हुआ, टीबी हुआ तो उसको कफ विद एक्सपेक्टोरेशन आएगा, वेट लॉस रहेगा, उसका वेट कम होगा, ये सारे हैं, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर रहेगा। बट द ल्यूकीमिया के जो सिम्टम्स है वो एकदम स्पेसिफिक रहते हैं, जैसे बोनी टेंडरनेस, पहला उसकी हड्डियों में हमेशा पेन होता रहेगा। दूसरा है कि ऑर्गेनोमेगली यानी लिवर और स्प्लीन हमेशा इनलार्ज रहेंगे, उसके लिम्फ नोड हमेशा जनरली इनलार्ज रहेंगे। क्या रीज़न रहता है बोनी टेंडरनेस, यानी उसकी बोन में हमेशा पेन क्यों रहता है ल्यूकेमिक पेशेंट की? मोस्टली उसकी स्टर्नम में टेंडरनेस रहता है, स्टर्नम जो बोन होती है या फिर फ्लैट बोन्स होती है। क्यों? क्योंकि उसकी मैरो में कंटिन्यूसली प्रोलिफरेशन होते रहता है। सो कंपनसेटरी मैरो में प्रोलिफरेशन होते रहता है, तो इसी के कारण उसकी मैरो हमेशा पेन होता है उसको। प्रोलिफरेशन, मल्टीपल प्रोलिफरेशन, कंपनसेटरी प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू प्लास्टिक सेल्स होते हैं उसमें। फिर दूसरा कंडीशन है कि ऑर्गेनोमेगली क्यों होती है, लीवर और स्प्लीन क्यों एनलार्ज होता है? पहला तो जो सेल्स है, जो एबनॉर्मल सेल्स है वो ट्रैप होते हैं स्प्लीन में। और दूसरा कंडीशन है कि एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस, एक बोलते हैं कि बोन मैरो के अलावा भी कहीं पे ब्लड बनना फॉर्म हो जाता है, जैसे लीवर और स्प्लीन में, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस, ये कंडीशन होती है। तो रिएक्टिव कंडीशन में पेशेंट उसके टिपिकल प्रेजेंटेशन उसकी डिसीज़ के हिसाब से प्रेजेंटेशन रहेगा, पर ल्यूकेमिक पेशेंट में उसके टिपिकल बोनी टेंडरनेस रहेगा, ऑर्गेनोमेगली रहेंगे, लिम्फ नोड इनलार्ज रहेगा, ये उसके टिपिकल फीचर्स रहेंगे। दूसरा है आरबीसी। रिएक्टिव कंडीशन में आपको नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी, इतना स्पेसिफिक पैथोलॉजी नहीं दिखेगा। ल्यूकेमिया में भी मोस्टली आपको नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक या फिर एनीमिक आरबीसी दिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इन द रिएक्टिव कंडीशन आपको मैच्योर या फिर रिएक्टिव सेल्स दिखेंगे। मैच्योर सेल्स क्या होते हैं, रिएक्टिव सेल्स क्या होते हैं? जो मैंने पहले सीरीज़ में बताया था, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, ये मैच्योर सेल्स है। रिएक्टिव सेल्स होते हैं जो लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं, अटिपिकल सेल्स होते हैं, या फिर कुछ इन्फेक्शन में लेफ़्ट शिफ्ट होता है। लेफ़्ट शिफ्ट यानी डब्ल्यूबीसी की सीरीज़ होती है, सबसे पहला सेल जो फॉर्म होता है वो होता है ब्लास्ट सेल्स जो होता है। ये जो सेल्स है ये सबसे पहले फॉर्म होता है, ये इसके बाद प्रोमाइलोसाइट आता है, माइलोसाइट आता है, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म, और फिर फाइनली न्यूट्रोफिल फॉर्म होता है। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, आपको न्यूट्रोफिल दिखेंगे, कुछ बैंड फॉर्म दिखेंगे, कुछ माइलोसाइट दिखेंगे, बट ब्लास्ट कभी भी 20% से ऊपर नहीं दिखेंगे। तो ठीक है, मैच्योर सेल्स दिखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। काउंट आपका ठीक है कितना भी हो, 30,000, 40,000, 50,000, बट पेरिफेरल स्मीयर में आपको प्लेटलेट बराबर दिखेंगे, एडिक्वेट दिखेंगे। मैच्योर सेल्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैच्योर सेल्स यानी आपको न्यूट्रोफिल दिखेंगे, बेसोफिल दिखेंगे, इओसिनोफिल दिखेंगे, मोनोसाइट दिखेंगे, जो भी कंडीशन के हिसाब से वो दिखेंगे। बट इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया आपको हमेशा इमैच्योर सेल्स दिखेंगे। मैच्योर सेल्स दिखेंगे आपको, लेकिन कुछ परसेंटेज में 5% न्यूट्रोफिल रहेंगे, 10% न्यूट्रोफिल, बाकी 90%, 80%, 70% आपको ब्लास्ट ही दिखेंगे। सो ब्लास्ट आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्लास्ट को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये ल्यूकेमिया है, ये ल्यूकेमिया नहीं है। सेकेंड इज़ द काउंट जो होता है रिएक्टिव कंडीशन का, यानी जो इन्फेक्टिव कंडीशन होती है उसमें नॉर्मल आता है काउंट ट्रीटमेंट के बाद, कुछ हफ्ते बाद काउंट नॉर्मल हो जाता है। लेकिन
ल्यूकेमिक पेशेंट में काउंट टाइम के साथ इंक्रीज़ होता है। आज पेशेंट का काउंट 1 लाख है, आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया, 1 महीने बाद वो 2 लाख 3 लाख, क्योंकि उसकी मैरो में कंटिन्यूसली न्यूप्लास्टिक सेल्स प्रोलिफरेट हो रहे हैं, इसलिए उसको स्टॉप करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है बॉडी में, इसलिए इंक्रीज़ होगा। तो थर्ड कंडीशन है कि प्लेटलेट्स हमेशा नॉर्मल रहेंगे रिएक्टिव कंडीशन में, या कुछ वायरल इन्फेक्शन में जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इसमें आपको प्लेटलेट कम भी दिख सकते हैं। ल्यूकेमिक कंडीशन में ये हमेशा डिक्रीज़ रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम डिक्रीज़। यहाँ पे इंक्रीज़ लिखा हुआ है लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे डिक्रीज़ रहेंगे। कुछ कंडीशन हैं जिसमें, जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, जो क्रॉनिक कंडीशंस होती है उसमें तो आपको प्लेटलेट्स ज़्यादा दिख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ल्यूकेमिया में आपको प्लेटलेट कम ही दिखते हैं। तो प्लेटलेट कम होना, पेरिफेरल स्मीयर में इमैच्योर सेल्स ब्लास्ट का कलेक्शन होना, पेशेंट का प्रेजेंटेशन जैसे बोन पेन, लीवर स्प्लीन इनलार्ज, लिम्फ नोड इनलार्ज, तो हम लोग सोच सकते हैं शायद इसको ल्यूकेमिया होगा। ठीक है, तो ये एक चार्ट है जिसमें कॉमन सिम्टम्स दिए हुए हैं ल्यूकेमिक पेशेंट के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, मल्टीपल लिम्फ नोड, बोन पेन और टेंडरनेस है आपका, और उसके बाद है कि स्प्लीन और लीवर इनलार्जमेंट है। ठीक है, अगर प्लेटलेट कम हुए तो आपको स्किन पे पैचेस दिखेंगे, ब्रूजिंग दिखेंगी, क्योंकि ये सब प्लेटलेट डिक्रीज़ होने के कारण होता है। फिर दूसरे सिस्टमिक सिम्टम्स है जैसे वेट लॉस है, फीवर है, कंटिन्यूसली इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन से हमारी बॉडी में सिर्फ 2 ही चीज़ें फाइट करती हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। तो इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फॉर्म नहीं होते क्योंकि वो मैच्योर फॉर्म है, पर हमारे बॉडी में सिर्फ इमैच्योर सेल्स ही कलेक्ट होते हैं। सो हमारी बॉडी में कैपेसिटी नहीं होती है इस इन्फेक्शन से फाइट करने की, क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि साइकोलॉजिकल फीचर्स है, फटीग एंड लॉस ऑफ वेट, एंड लंग्स के सिम्टम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, डिस्निया। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जॉइंट पेन, ऑर्गेनोमेगेली एंड लिम्फ नोड स्टेटस। ठीक है, अब आ जाइए क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से। हमने WHO ने क्राइटेरिया, WHO और FAB 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है। सो दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन में उनको क्राइटेरिया में इन 5 क्राइटेरिया के हिसाब से AML या ALL में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल, पहला है मॉर्फोलॉजी यानी PS और बोन मैरो पे सेल्स की मॉर्फोलॉजी ने सेल्स दिखते कैसे हैं पेरिफेरल स्मीयर में या फिर बोन मैरो में, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अगर आपको माइलॉइड सेल्स दिख रहे हैं तो वो माइलॉइड ल्यूकेमिया होगा, आपको लिम्फॉइड दिख रहे हैं तो वो लिम्फॉइड ल्यूकेमिया होगा। सो मॉर्फोलॉजी के बेसिस के हिसाब से हम लोग उसको माइलॉइड या लिम्फॉइड में क्लासीफाई करते हैं। सेकेंड वन है कि साइटोकेमिकल क्या होता है, जैसे कि हम लोग स्टेन, लेशमन स्टेन यूज़ करते हैं, ऐसी ल्यूकेमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्टेन डेवलप हुए हैं, जैसे MPO स्टेन है, माइलोपेरोक्सीडेज, 5 स्टेन है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन है, या फिर स्टीरेज है, न्यूरॉन स्पेसिफिक स्टीरेज है, डबल स्टीरेज भी है, ऐसे ही स्टेन है। तो ये क्या करते हैं, ये जो ग्रैनुल्स होते हैं, जैसे कि सपोज़ ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जो है ये साइटोप्लाज्म है, तो इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स रहेंगे। ये ग्रैनुल्स को स्टेन करते हैं, जैसे पहला है MPO स्टेन, दूसरा है 5 स्टेन, तीसरा है NAC, न्यूरॉन स्पेसिफिक स्टीरेज। NAC हमेशा मोनोसाइट्स के लिए यूज़ होता है, MPO माइलॉइड सीरीज़ के लिए यूज़ होता है, 5 जो होता है हमेशा लिम्फॉइड सीरीज़, प्लस M6 टाइप जो होता है माइलॉइड का, उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है इम्यूनोफिनोटाइपिंग। इम्यूनोफिनोटाइपिंग जनरली हम जनरल वर्ड में उसको फ्लो साइटोमीटर बोलते हैं। अच्छा, फ्लो साइटोमीटर में क्या डिटेक्ट होता है, ये काफ़ी कॉस्टली मशीन होती है। तो इसका यूज़ क्या है, जनरली जो सेल्स होते हैं माइलॉइड और लिम्फॉइड के, जो भी हो मैच्योर या इमैच्योर सेल्स, उसके सरफेस पे एक मार्कर होता है, एक प्रोटीन होता है। उसको प्रोटीन को डेवलपमेंट के हिसाब से उसका नाम दिया है CD, दैट इज़ क्लस्टर डिफरेंशिएशन, CD सेल्स, क्लस्टर डिफरेंशिएशन सेल्स। सो इनको इनके डिस्कवरी के हिसाब से नंबर दिए हैं, जैसे CD1, CD2, CD3, ये डिफरेंट है, CD3, CD4, ये अनलिमिटेड नंबर्स है। सो हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं, जैसे लिम्फॉइड सीरीज़ में CD1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ये जनरली पॉजिटिव आता है, और माइलॉइड सीरीज़ में CD13, CD33, CD117 ये पॉजिटिव आता है। सो हम लोग फ्लो साइटोमीटर लगाते हैं, फ्लो साइटोमीटर पे
अगर CD1, 2, 3 ये मार्कर्स पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि ये लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, या फिर CD30, 33, 117 ये आ रहा है तो माइलॉइड ल्यूकेमिया है। नेक्स्ट होता है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स यानी क्रोमोजोमल लेवल पे स्टडी करना, क्रोमोजोमल लेवल पे। जैसे कि एक क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है जिसमें 922 क्रोमोसोम्स में बैलेंस ट्रांसलोकेशन होता है। 922 को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। इसलिए अगर हम लोग कैरियोटाइपिंग करेंगे यानी उसके क्रोमोसोम का स्टडी करेंगे तो हमको मिलेगा कि वहाँ पे ट्रांसलोकेशन है 9 और 22 क्रोमोसोम पे। सो 22 क्रोमोसोम का जो शॉर्ट आर्म होता है उसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। इसलिए साइटोजेनेटिक्स यानी मोर एडवांस है, बहुत लिमिटेड जगह पे ये स्टडी अवेलेबल है। उससे भी एक एडवांस स्टडी है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्टडी, जो वो जीन लेवल पे यूज़ होती है। याद रखना, क्रोमोसोम डीएनए से फॉर्म होता है। डीएनए जब कंडेंस होता है यानी एक आपस में जमा होता है तो एक क्रोमोसोम फॉर्म करता है, और डीएनए में जीन्स होते हैं। डीएनए कुछ नहीं होता है, जीन से मिलके, जीन्स का टुकड़ा होता है जो जीन से मिलके बना होता है। तो हमारी बॉडी में हर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो 46 क्रोमोसोम में 20,000 जीन्स होते हैं। ओके, सो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स सबसे एडवांस है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या करता है, ये जेनेटिकल जीन्स लेवल पे म्यूटेशन डिटेक्ट करता है। जैसे माइलॉइड ल्यूकेमिया है, उसमें ALL म्यूटेशन, बहुत डिफरेंट टाइप के म्यूटेशन होते हैं, उसको डिटेक्ट करता है। सो आजकल ट्रीटमेंट जो हायर सेंटर है उसमें हमेशा साइटोजेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। बेसिक से फ्लो से शुरू करते हैं, इम्यूनोफिनोटाइपिंग से एंड होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल से फाइनल डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट उसके हिसाब से डिसाइड होता है। ये ठीक है, ये WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन के हिसाब से। जनरल क्लासिफिकेशन एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक। दूसरा है माइलॉइड वर्सेस लिम्फॉइड। मैंने बताया जो माइलॉइड है या फिर लिम्फॉइड है, एक्यूट यानी इनिशियल प्रेजेंटेशन एकदम से प्रेजेंट हुआ है, या फिर उसको 2 साल से 3 साल से क्रॉनिक हिस्ट्री है। अब मेन जो क्लासिफिकेशन है, ये 2 क्लासिफिकेशन है, FAB एंड WHO। FAB यानी फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। ये बेस्ड है जनरली मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, और थोड़ा साइटोकेमिस्ट्री इन्होंने ऐड किया। ये पुराना क्लासिफिकेशन है, यानी सेल्स जो है PS और बोन मैरो पे कैसे दिखते हैं, प्लस उनका साइटोकेमिकल बिहेवियर कैसा रहता है, कौन सा पॉजिटिव आता है कौन सा नेगेटिव आता है, स्टेन जो हम लोग MPO पास यूज़ करते हैं लैब में उसके लिए। WHO है, ये बहुत रिसेंट क्लासिफिकेशन है। ये मोस्टली कुछ परसेंटेज मॉर्फोलॉजी पर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मॉलिक्यूलर और साइटोजेनेटिकल लेवल पे ही बेस्ड रहता है। ठीक है, तो ये FAB क्लासिफिकेशन है। मैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ आपको। माइलॉइड को 7 टाइप्स में डिवाइड किया, और लिम्फॉइड को, ठीक है, ये माइलॉइड को 7 टाइप्स में डिवाइड किया है। M0 भी है 8 टाइप से, लेकिन M0 को कंसिडर नहीं करते। लिम्फॉइड जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, वैसे जनरली माइलॉइड 8 टाइप्स में है जिसमें M0 भी इंक्लूड है। सो M0 क्या है, ये है मिनिमम डिफरेंशिएशन, इसलिए कि माइलॉइड है या लिम्फॉइड है। M1 पे थोड़ा मैचुरेशन होता है, यानी कुछ 1 to 2% to 5% न्यूट्रोफिल दिखते हैं, बेसोफिल दिखते हैं, यूसिनोफिल दिखते हैं, और बाकी 90 to 95% आपको ब्लास्ट सेल दिखेंगे। M2 में आपको मैचुरेशन कंपोनेंट दिखता है जो 10% से ऊपर होता है। फिर उसके हिसाब से ये डिवाइड किया है। M3 जो होता है प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है। पहला जो इमेच्योर सेल्स है वो ब्लास्ट है, दूसरा है प्रोमाइलोसाइट। तो जो इस M3 में प्रोमाइलोसाइट तक मैचुरेशन होता है, उसके बाद मैचुरेशन अरेस्ट हो जाता है, तो आपको सेल्स में, आपको पेरिफेरल स्मेयर में ब्लास्ट दिखेंगे प्लस प्रोमाइलोसाइट दिखेंगे, पर प्रोमाइलोसाइट आपको ज़्यादा दिखेंगे। सो इसलिए आपको उसके भी 2 वेरिएंट है, एक हाइपोग्रेनुलर है, एक हाइपोग्रेनुलर। ठीक है, फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ को होता है माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, यानी आपको मोनोसाइटिक तक डिफरेंशिएट दिखेंगे, तो माइलोब्लास्ट प्लस मोनोब्लास्ट, ये आपको दोनों दिखेंगे। M5 में आपको सिर्फ मोनोब्लास्ट दिखेंगे, माइलोब्लास्ट नहीं दिखेंगे। और M6 और M7 स्पेशल कैटेगरी है। M6 इरेथ्रोल्यूकेमिया, यानी जो इरेथ्रॉइड प्रिकर्सर है जिससे रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं आपके, उसमें आपको सिर्फ इरेथ्रॉइड प्रिकर्सर ही दिखेंगे। M7 जो है मेगा कैरियोब्लास्टिक, यानी जो मेगा कैरियोब्लास्ट जिससे प्लेटलेट फॉर्म हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उसका कैंसर होता है, वो स्पेशल टाइप है M7। अब आप आ जाइए लिम्फोब्लास्ट पे।
लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया को सिर्फ 3 टाइप्स में डिवाइड किया उन्होंने, L1, L2 और L3 मॉर्फोलॉजिकली, यानी वो कैसे दिखते हैं पेरिफेरल स्मीयर पे। तो देखिए L1 जो है वो छोटा होता है साइज़ में और मोनोमॉर्फिक होता है, सबसे छोटा सेल्स होता है, मैच्योर सेल्स जैसा दिखता है। L2 जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, हेट्रोजीनस होता है और इसमें थोड़ा साइटोप्लाज्म आता है। और L3 जो है वो वैक्यूलेशन आ जाते हैं। जैसे सपोज़ ये सेल्स है तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये न्यूक्लियस के बाहर का जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोई भी सेल्स होता है उसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर एक सेल्स लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म सेल्स का। उसमें सारा प्रोटीन सिंथेसिस और वगैरह सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसमें साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन दिखेंगे आपको L3 में, L2 में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म दिखेगा, L1 एकदम बिल्कुल कम साइटोप्लाज्म दिखेगा और सेल एकदम छोटे दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ल्यूकेमिया आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको माइलॉइड सीरीज़ या लिम्फॉइड सीरीज़ आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। पर क्यों करते आना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि माइलॉइड सीरीज़ का ट्रीटमेंट अलग होता है और लिम्फॉइड ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट अलग होता है। माइलॉइड ल्यूकेमिया और लिम्फॉइड ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट अलग होता है, और आपको इसको डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए मॉर्फोलॉजिकली, क्योंकि फ्लो और मॉलिकुलर साइटोजेनिक लेवल पे तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो पेरिफेरल स्मीयर देख के या बोन मैरो देख के आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि माइलोब्लास्ट है या लिम्फोब्लास्ट है, ठीक है। तो मैं इन दोनों का एकदम शॉर्ट में डिफरेंस बता देता हूँ क्या क्या है। जो माइलोब्लास्ट होते हैं वो हमेशा साइज़ में बड़े होते हैं और उसमें साइटोप्लाज्म होता है। पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनका साइज़ हमेशा ज़्यादा होता है। सेकेंड क्या है, इसमें 3 से 5 न्यूक्लियोलाई होते हैं। जो सेल्स होती है, डिवाइडिंग सेल्स होती है, उसमें न्यूक्लियोलाई होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे वाइट डॉट्स होते हैं, उसको न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। तो माइलोब्लास्ट में आपको हमेशा अप्रिशिएट होंगे न्यूक्लियोलाई, और लिम्फोब्लास्ट में होते हैं न्यूक्लियोलाई, लेकिन एकदम कम होते हैं, 1 या 2 या कभी कभी बिल्कुल नहीं अप्रिशिएट होते हैं। और रॉड्स सबसे इंपॉर्टेंट है। और रॉड्स अगर आपको दिख गई तो आप 100% कन्फर्म हो कि ये माइलॉइड सीरीज़ है। और रॉड्स होती क्या है, और रॉड्स होती है जो सेल्स होते हैं एबनॉर्मल सेल्स माइलॉइड सीरीज़ के, उनके जो ग्रैनुल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल सबसे इंपॉर्टेंट है। जब वो ग्रैनुल्स कलेक्ट हो जाते हैं एक जगह पे, क्लस्टर फॉर्म होता है, तो उसको एक रॉड का शेप ले लेते हैं, वो उसको बोलते हैं और रॉड्स। और जैसा मैंने बोला कि माइलॉइड सीरीज़ में ही ग्रैनुल्स होते हैं, लिम्फॉइड सीरीज़ में ग्रैनुल्स नहीं होते, तो डेफिनेटली और रॉड्स माइलॉइड सीरीज़ में ही बनेंगी। तो अगर आपको और रॉड्स दिख रही है पेरिफेरल सर्कुलेशन में या बोन मैरो में, तो आप 100% कन्फर्म हो जाए कि माइलॉइड सीरीज़ है। सेकेंड वन इज़ साइटोकेमिस्ट्री। साइटोकेमिस्ट्री मैंने बताया कि MPO और सुडान ब्लैक माइलॉइड सीरीज़ में पॉजिटिव आएगा, 5 जो रहेगा वो सिर्फ इसमें पॉजिटिव आएगा लिम्फॉइड सीरीज़ में। और जो मैंने बताया था न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस या फिर नॉन स्पेसिफिक इनोलेस, ये जो है M4 और M5, देखिए ये मोनोसाइट्स के लिए पॉजिटिव आता है। तो याद कीजिए M4 क्या रहता है, माइलो है, और M5 रहता है मोनोसाइटिक या मोनोब्लास्टिक ल्यूकेमिया रहता है। तो दोनों में मोनोसाइट्स आ रहे हैं M4 और M5 में, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक स्ट्रेस जो होता है वो पॉजिटिव आता है M4 और M5 में, और लिम्फॉइड सीरीज़ में नेगेटिव आता है। सर लिम्फॉइड सीरीज़ में सिर्फ 5 पॉजिटिव आती है, सिर्फ एक स्टेन होता है वो भी 5 पॉजिटिव, वो भी ब्लॉक पॉजिटिविटी आती है। ब्लॉक पॉजिटिविटी मीन्स ये जो सेल्स है तो इसके जो आउटर सरफेस है यहाँ पे 5 पॉजिटिविटी आती है, दैट इज़ द ब्लॉक रिंग पॉजिटिविटी और ब्लॉक पॉजिटिविटी, ठीक है। अब ये जो रॉड देख रहे हैं ये है माइलॉइड सीरीज, ये है और रॉड्स, ये ही इंपॉर्टेंट है माइलॉइड को डिफरेंशिएट करने के लिए। सेकंड है, आप साइज़ कंपेयर कीजिए, ये लार्जर साइज़ का है और ये बहुत स्मॉलर साइज़ का, ये लिम्फोब्लास्ट है। दूसरा है कि इसमें और रॉड्स दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 2 वाइट डॉट दिख रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई जो डिवाइडिंग सेल्स का फीचर होता है, ऐसा नहीं है कि लिम्फोब्लास्ट डिवाइड नहीं होते, लेकिन उसमें प्रोमिनेंट नहीं होते क्योंकि उसमें जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होता है, इसलिए उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई नहीं दिख पाते हैं, ठीक है। तो साइज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा साइटोप्लाज्म, यहाँ पे थोड़ा सा साइटोप्लाज्म दिख रहा है, रिम दिख रही है न्यूक्लियस के बाहर, यहाँ पे बहुत पतला सा साइटोप्लाज्म है। और रॉड्स दिखेंगी आपको और न्यूक्लियोलाई इसमें प्रोमिनेंट दिखेंगे। माइलॉइड सीरीज़ में आपको यहाँ पे न्यूक्लियोलाई विजिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखिए ये PS का पिक्चर है, एनिमेटेड पिक्चर अलग दिखता है, PS पे कैसे दिखता है याद रखिए, साइज़ का कंपेयर कीजिए। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी पेरिफेरल स्मीयर देखते हैं तो साइज़ को हमेशा बैकग्राउंड के RBC से कंपेयर करते हैं। तो ये जो RBC है, सपोज़ इसका साइज़ है 7 to 8 माइक्रोन,
हम इसको नॉर्मल कंसिडर कर रहे हैं, मैक्रोसाइटिक या मेगलोब्लास्टिक कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मैक्रोसाइटिक। तो 7 to 8 माइक्रोन। अब इससे और ये सेल से कंपेयर कीजिए, ये ऑलमोस्ट 3 to 4 और 5 टाइम्स बड़ी है। तो जनरली इसका साइज़ 30 या फिर 25 माइक्रोन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये डॉट दिख रहा है, वाइट डॉट, ये है न्यूक्लियोलाई, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, और ये एक सेल्स में आपको और रॉड दिख रही है। सो ये एकदम कंफर्म है कि हम लोग और रॉड्स दिखी तो माइलॉइड सीरीज़ है, बड़ा सेल्स है, साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई 3 to 4 5 न्यूक्लियोलाई है, तो माइलॉइड सीरीज़ में ही है। क्रोमेटिन थोड़ा सा डिस्पर्स है, ओपन क्रोमेटिन, कंडेंस नहीं है। अब आ जाइए लिम्फॉइड सीरीज़ पे। अब कंपेयर कीजिए आरबीसी से ये सेल्स, दोनों सेल्स को। द सेल्स थोड़े से बड़े हैं नॉर्मल आरबीसी से, यानी उनका 15 to 20 माइक्रोन का साइज़ है। पर आपको यहाँ पे क्रोमेटिन यानी यहाँ पे इतना ब्लूइशनेस दिख रहा है कि आपको न्यूक्लियोलाई नहीं समझ में आ रहे। यहाँ पे साइटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं है। इस सेल्स में थोड़ा सा यहाँ पे इतना जो ये है, ये साइटोप्लाज्म है, बाकी इन दोनों सेल्स में तो बिल्कुल साइटोप्लाज्म नहीं है। तो जनरली एक छोटा सा न्यूक्लियोलाई यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोलाई दिख रहा है। तो न्यूक्लियोलाई दिख रहा है, साइज़ बड़ा है, प्लेटलेट नहीं है, टिपिकल ऑर्गेनोमेगेली है, बच्चा है, तो जनरली ये लिम्फॉइड सीरीज़ ही है, ठीक है। अब आ जाइए पीएस एग्जामिनेशन में। पीएस में एनीमिया मैंने आपको बताया, आपको नॉर्मल भी मिल सकता है और एनीमिक पेशेंट भी मिल सकता है, डिपेंड कंडीशन। अनाइसोपाइकिलोसाइटोसिस, अनाइसो मीन्स यानी आरबीसी की साइज़ बड़ी या छोटी हो जाती है, और पाइकिलोसाइटोसिस यानी उसका साइज़ चेंज होता है, एबनॉर्मल शेप होता है, तो टीयर ड्रॉप, टारगेट कुछ भी दिख सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हमेशा मिलता है, यानी प्लेटलेट हमेशा डिक्रीज रहते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया में, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस यानी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते हैं, मोर देन 1,50,000 60,000, डिपेंड करता है पेशेंट कौन सी स्टेज पे आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ब्लास्ट आपको 20% के ऊपर ही दिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन। फैब को कंसिडर करें, FAB फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को, तो उनका 30% का क्राइटेरिया, 30% से ऊपर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो एक मैं कंडीशन यहाँ पे बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर 10,000 और 15,000 काउंट है तो पेशेंट को ल्यूकेमिया नहीं है। मैंने एक बात बताई आपको, एबनॉर्मल सेल्स नहीं आने चाहिए पेरिफेरल स्मीयर में। अगर एबनॉर्मल सेल्स आ रहे हैं, 5 to 7% भी आ रहे हैं, तो आप उसको बोन मैरो एडवाइस कीजिए। हो सकता वो सब ल्यूकेमिक, अल्यूकेमिक या फिर सब ल्यूकेमिक, ये 2 कंडीशन होती है, ठीक है। या हो सकता अल्यूकेमिक और सब ल्यूकेमिक। अब ये टर्म को समझिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अल्यूकेमिक ल्यूकेमिया यानी पहले तो फर्स्ट चीज़ है सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया, सब ल्यूकेमिक और अल्यूकेमिक। अल्यूकेमिक ल्यूकेमिया यानी आपको पेरिफेरल स्मीयर पे ब्लास्ट नहीं दिखेंगे, ठीक है, ब्लास्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको बोन मैरो पे ब्लास्ट दिखेंगे, ठीक है। पेशेंट में मतलब आपको सस्पिशियस लग रहा है कि बोनी टेंडरनेस है, ऑर्गेनोमेगेली है, लिम्फ नोड इनलार्ज है, बोन मैरो एग्जामिनेशन कीजिए, पेरिफेरल स्मीयर में एकदम क्लियर आएगा, लेकिन बोन मैरो में आपको ब्लास्ट दिखेंगे मोर देन 25। बोन मैरो में क्राइटेरिया एकदम स्ट्रिक्ट है, 20% के ऊपर ही हम उसको ल्यूकेमिया टैग करेंगे, उससे पहले उसको ल्यूकेमिया नहीं बोल सकते, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती है जिसमें ब्लास्ट नहीं भी दिखे, लेकिन दूसरे प्रिकर्सर जैसे प्रोमाइलोसाइट्स दिख रहे हैं आपको पेरिफेरल स्मीयर में, तो प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, उसमें हम लोग 20% का क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। सेकंड है सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया, इसमें आपको पीएस में कुछ परसेंटेज ब्लास्ट दिखेंगे, जैसे 3 to 5%, 10%, 7%, कुछ भी हो सकता है, पर 20% के ऊपर नहीं दिखेंगे। आपको कुछ ब्लास्ट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। फिर बोन मैरो एडवाइस किया, तो बोन मैरो में हमेशा आपको मोर देन 20% के ऊपर ही ब्लास्ट दिखेंगे, ठीक है। तो अल्यूकेमिक और सब ल्यूकेमिक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पेरिफेरल स्मीयर में इतना काउंट बड़ा नहीं होता है, यानी सीबीसी सेल काउंटर पे आप पेशेंट का सैंपल रन करते हो तो आपको 20,000, 5,000, 10,000 कितना भी काउंट मिल सकता है, पर इतना एबनॉर्मल नहीं मिलता है जो एक्यूट ल्यूकेमिया में, जैसे 50,000, 1 लाख इतना नहीं मिलता है। तो ये हो गया 2 कंडीशन, ये ध्यान में रखिए कि ल्यूकोसाइटोसिस नॉर्मल भी हो सकता, डिक्रीज भी हो सकता और इंक्रीज भी हो सकता, ठीक है। मैरो में कंडीशन है, मैरो में ब्लास्ट एंड द ब्लास्ट लाइक,
जो ब्लास्ट लाइक है, ब्लास्ट तो सबको पता है कि जो सबसे इमेच्योर सेल्स है वो ब्लास्ट है। फैब का क्राइटेरिया 30% का और WHO का क्राइटेरिया 20% का। अब ये भी है कि उन्होंने डेफिनेशन के हिसाब से ये नॉन इरेथ्रॉइड सेल्स होने चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ माइलॉइड सीरीज़ की, तो इरेथ्रॉइड सीरीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं AML M0 एक एक से डिस्क्राइब करता हूँ। AML M0 इसको बोलते हैं मिनिमम डिफरेंशिएशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग पता करना कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी जो सबसे इमैच्योर सेल्स रहता है उसको ब्लास्ट सेल बोलते हैं, और सबसे मैच्योर सेल्स रहता है वो WBC सीरीज़ में रहती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स ये। तो मिनिमम डिफरेंशिएशन यानी ये सेल्स ब्लास्ट के आगे वाली स्टेज पे, प्रोमाइलोसाइट वाली स्टेज पे जा ही नहीं पाते, इसलिए इसको मिनिमम डिफरेंशिएशन बोलते हैं हम लोग। इसका क्राइटेरिया क्या है, देखिए याद रखिए क्राइटेरिया ब्लास्ट का है ना, FAB क्लासिफिकेशन में हमेशा मोर देन 30% है। अगर आप WHO क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हैं तो WHO में मोर देन 20% होना चाहिए। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो ब्लास्ट सेल्स है वो नॉन इरेथ्रॉइड सीरीज़ के होने चाहिए और न्यूक्लिएटेड होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग माइलॉइड सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, यानी इसमें सेल्स इरेथ्रॉइड सीरीज़ के नहीं होने चाहिए। अगर आप इरेथ्रॉइड सीरीज़ के ब्लास्ट मेंशन करते हो तो वो AML M6 में जाता है, दैट इज़ द एक्यूट इरेथ्रोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है। और न्यूक्लिएटेड सेल्स होने चाहिए, क्योंकि जितने भी WBC सीरीज़ है वो हमेशा न्यूक्लिएटेड रहती है। नॉन न्यूक्लिएटेड सिर्फ ब्लड में RBC रहते हैं। अब जो ब्लास्ट है वो कैसे रहते हैं, ब्लास्ट सेल्स लार्जर रहते हैं, लार्ज साइज़ के बड़े सेल्स रहते हैं। साइटोप्लाज्म में उसका ग्रे ब्लू साइटोप्लाज्म रहता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आप स्पेशल स्टेन लगा रहे हैं, स्पेशल साइटोकेमिस्ट्री लगा रहे हैं जैसे MPO या पास, तो उसमें लेस देन 3% जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर 3% से ऊपर आ जाता है तो वह M1 में चला जाता है, ठीक है। ये डायग्राम है AML M0 का। देखिए इसमें साइटोप्लाज्म आपको थोड़ा सा हर सेल्स में ग्रेश ब्लू साइटोप्लाज्म दिख रहा है। ये सारे सेल्स ब्लास्ट के हैं। इसमें एक भी मैच्योर, इतने पूरे सेल्स में एक भी मैच्योर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स कुछ नहीं दिख रहा है। 100 की 100% सेल्स ब्लास्ट सेल्स दिख रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग मिनिमम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मिनिमम डिफरेंशिएशन यानी एक भी सेल्स मैच्योर नहीं हुआ इस सीरीज़ में। अब इस सेल्स में देखिए यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है, हर जगह पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है सेल्स के अंदर। ये देखिए वाइट डॉट्स जो है न्यूक्लियोलाई है, साइज़ बड़ा है, RBC से कंपेयर कीजिए। और इसमें ग्रेश ब्लू साइटोप्लाज्म है। हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि माइलॉइड सीरीज़ है या लिम्फॉइड सीरीज़ है। अब आ जाइए साइटोकेमिस्ट्री MPO स्टेन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ एक जो सेल्स है उसके साइटोप्लाज्म में ये ब्लूइश कलर के ग्रैनुल्स है, ये MPO पॉजिटिव सेल्स है। बाकी के सारे सेल्स जो है जिसमें साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स नहीं है और सब नेगेटिव शो कर रहे हैं। सो लेस देन 3% का क्राइटेरिया है आपको मिनिमम डिफरेंशिएशन बोलने के लिए। आपका MPO स्टेन लगाते हो, आप MPO स्टेन या सुडान ब्लैक लगाते हो तो मिनिमम 3% से कम होना चाहिए। एक ही सेल्स इस फील्ड में सिंगल सेल्स है जो पॉजिटिव दिख रहा है MPO स्टेन से। आ जाइए फ्लो पे। फ्लो सेंटीमीटर वैसे बहुत डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंडिंग में, फॉर बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि इसमें माइलॉइड सीरीज़ के मार्कर लगाते हैं और लिम्फॉइड सीरीज़ के मार्कर लगाते हैं। पहले मॉर्फोलॉजी देखते हैं बोन मैरो की, उसके बाद अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो हम फ्लो के लिए एडवाइस करते हैं, ठीक है। जनरली फ्लो में कॉम्बिनेशन लगाते हैं माइलॉइड और लिम्फॉइड सीरीज़ के मार्कर एक साथ, या फिर स्पेशल केस अगर सस्पेक्टेड हो तो उसके मार्कर लगाते हैं। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो जनरली कैसे रीड करते हैं इसको, एक बेसिक बहुत इजी कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर 2 में ग्रैनुल्स आते हैं और इसमें 2 मार्कर रहते हैं, और वर्टिकल मार्कर रहता है एक और हॉरिजेंटल मार्कर रहता है। अगर 2 में पॉजिटिव, 2 में ग्रैनुल्स दिखते हैं इस जगह पे, तो दोनों वर्टिकल और हॉरिजेंटल मार्कर पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। अगर 3 में आता है तो दोनों ही नेगेटिव आते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 नंबर में आ रहा है तो TDT और MPO दोनों ही नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अगर 1 में आता है तो सिर्फ ये जो वर्टिकल मार्कर है ये पॉजिटिव आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ 1 में आ रहा है तो CD34 पॉजिटिव है, ठीक है। अगर 4 में आता है तो ये हॉरिजॉन्टल वाला पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप से इसको, ये बेसिक प्रिंसिपल है इसको रीड करने का, कौन से इसमें ग्रैनुल्स आते हैं, उसके बाद उसमें पॉजिटिव मार्कर कौन सा है, ठीक है। तो जनरली माइलॉइड सीरीज़ जो रहती है वो 13, 33, 34
117 MPO ये पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अब इसमें डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पे ये वाले क्वाड्रेंट पे Q1 में आया है ग्रैनुल्स, तो यहाँ पे आपको वर्टिकल मार्कर पॉजिटिव दिखेगा। वर्टिकल कौन सा है? CD33 है। यहाँ पे Q1 में आया है तो ये ही वर्टिकल पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे CD34 है। यहाँ पे भी Q1 में आया है तो HLA-DR पॉजिटिव रहेगा। तो ये सब पॉजिटिव मार्कर है, CD33, 34, HLA-DR पॉजिटिव। नेगेटिव मार्कर कौन कौन से हैं? CD5 नेगेटिव है, CD4 मार्कर नेगेटिव है। जैसे मैंने बोला कि जो लिम्फोइड सीरीज़ है 1 to 10 जो है लिम्फोइड सीरीज, बेसिकली लिम्फोइड सीरीज आती है, उसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी के लिए 19, 20, 21 भी पॉजिटिव आता है और टी के लिए 1 to 7 मोस्टली पॉजिटिव है। 3 और 7 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 7। ठीक है, तो यहाँ पे 13, 33 HLA-DR पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये इमैच्योर सेल से डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, और ये 33 जो है ये माइलॉइड सीरीज़ के लिए पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है AML-M1, दैट इज़ द विदाउट मैच्योरेशन। अब पहले हम डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैच्योरेशन की बात कर रहे हैं। मैच्योरेशन यानी कोई भी सीरीज़ होती है, जैसे बोन मैरो में अगर कोई भी सीरीज़ है तो बेसिकली माइलोब्लास्ट होता है, फिर प्रोमाइलोसाइट आता है, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म, और उसके बाद जाके WBC सीरीज़ जैसे न्यूट्रोफिल वगैरह ये फॉर्म होते हैं। तो मैच्योर सेल्स यानी जैसे जैसे ब्लास्ट के आगे वाले सेल्स हैं उनको मैच्योरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जैसे कि प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, बैंड फॉर्म, न्यूट्रोफिल, ये मैच्योर सेल्स है। तो M1 में अगर आप PS या बोन मैरो देखोगे तो मैच्योर जो होंगे, मैच्योर ग्रेनुलोसाइटिक कंपोनेंट लेस देन 10% होने चाहिए, एकदम फिक्स और स्टेबल क्राइटेरिया है। लेस देन 10%, यानी आप 100 सेल काउंट कर रहे हो तो आपको न्यूट्रोफिल, बैंड फॉर्म सिर्फ 10% दिखने चाहिए, बाकी 90% सेल्स ब्लास्ट दिखने चाहिए। सिर्फ 10% जो है मैच्योर कंपोनेंट है, लेस देन 10%, और मैच्योर और इमैच्योर कंपोनेंट जो रहेगा आपका, इमैच्योर कंपोनेंट आपका मोर देन 90% आना चाहिए। ठीक है, ब्लास्ट में तो आप TLC या DLC कर रहे हैं, आप उसका DLC कर रहे हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो आपको ब्लास्ट सेल हमेशा 90 के ऊपर आना चाहिए। फिर दूसरा क्राइटेरिया, जब M0 में हमने देखा था कि लेस देन 3% आपको पॉजिटिव आना चाहिए सुडान ब्लैक और MPO से, यहाँ पे मोर देन 3% का क्राइटेरिया है। ठीक है, ब्लास्ट सेल इसमें भी कैसे है, लार्जर है, हाई एनसी रेशियो है, लेकिन बहुत रेयरली आपको और रॉड्स दिखती है। और रॉड्स दिखना M2 से शुरू होता है, हमेशा याद रखिए। M1 में कभी भी और रॉड्स बहुत रेयरली, M0 में तो दिखते नहीं है, M1 में कभी कभी और रॉड्स दिखते हैं आपको। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मैच्योर सेल्स है, ये न्यूट्रोफिल है, और बाकी सब ये ब्लास्ट सेल्स है। ये बायोप्सी का पिक्चर है, ये बोन मैरो बायोप्सी का पिक्चर है। ठीक है, और ये एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन का पिक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैच्योर कंपोनेंट लेस देन 10% दिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप 10 सेल काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सेल्स आपको मैच्योर दिख रहा है, बाकी सब ब्लास्ट है। लार्जर सेल्स है, ये देखिए सब में वाइट न्यूक्लियोलाई है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है, वाइट डॉट्स जिसको बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स है, यानी माइलॉइड सीरीज़ है। ठीक है, ये बायोप्सी में यहाँ पे ये जो सेल्स है ये ब्लास्ट सेल्स है, इनमें सब में प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है, और कभी कभी सीरीज में एक मैच्योर सेल्स दिखता है। ठीक है, अब आ जाइए M2 विथ मैचुरेशन। अब क्लियर सी बात है, अगर विदाउट मैचुरेशन में लेस देन 10% दिख रहा है तो मैचुरेशन में मोर देन 10% दिखना चाहिए, वो भी नॉन इरेथ्रॉइड और न्यूक्लिएटेड सेल्स होना चाहिए। मैच्योर सेल्स यानी फ्रॉम प्रोमाइलोसाइट टू पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो प्रोमाइलोसाइट से प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म और न्यूट्रोफिल, ये सारे सेल्स मोर देन 10% दिखना चाहिए, और लेस देन 90% जो है आपको ब्लास्ट दिखना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब यहाँ से आपको मॉर्फोलॉजी माइक्रोस्कोपी पे क्लियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको और रॉड्स दिखते हैं, फ्यू और रॉड्स अपीयर हो जाते हैं माइक्रोस्कोपी पे। देखिए, ये बहुत अच्छा पिक्चर्स है, यहाँ पे आपको एक और रॉड्स दिख रहा है। ये जो रॉड जैसा स्ट्रक्चर है ये ग्रैनुल्स है, इसके ग्रैनुल्स कलेक्ट होकर एक रॉड शेप फॉर्म करते हैं, इसको और रॉड्स बोलते हैं। अगर और रॉड्स दिख रही है तो 100% आप माइलॉइड ल्यूकेमिया की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैच्योर कंपोनेंट देखिए, ये मैच्योर सेल्स है, ये मैच्योर सेल्स है। ठीक है, मैच्योर कंपोनेंट मोर देन 10%, बाकी ये सब ब्लास्ट है। ये देखिए, ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है, ये भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है, ये न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट है, साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स है, और रॉड से, ये माइलॉइड सीरीज़ है।
अब देखिए एमपीओ में ये पॉजिटिव है, ये और रॉड्स एमपीओ पॉजिटिविटी शो कर रहा है, यहाँ पे एमपीओ पॉजिटिव है, ये सेल्स एमपीओ पॉजिटिव है, ये भी सेल्स एमपीओ पॉजिटिव है। यानी 3% से ऊपर आपको एमपीओ पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए विथ मैचुरेशन बोलने के लिए। ठीक है, ये भी सेम पिक्चर है। यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, ये लिम्फोसाइट्स है। यहाँ पे आपको मैच्योर कंपोनेंट दिखते हैं। ठीक है, मैचुरेशन कंपोनेंट है, प्रोमाइलोसाइट्स है और ये ब्लास्ट सेल्स है, ये बाकी सब ब्लास्ट सेल्स है। ठीक है, ये माइलोसाइट्स है, ये दो सेल्स जो है ये वाले और ये वाले माइलोसाइट सीरीज़ के सेल्स है, ये प्रोमाइलोसाइट्स है, ये ब्लास्ट सेल्स हैं। ठीक है, तो मैचुरेशन कंपोनेंट मोर देन 10% दिखना ही चाहिए आपको M2 बोलने के लिए विथ मैचुरेशन। अब यहाँ पे आ जाइए, M2 का फ्लो साइटोमीटर कैसे रीड करते हैं। यहाँ पे आपको CD45 यानी ये जो स्टेम सेल मार्कर रहता है, यहाँ पे आपको ब्लास्ट के जगह पे स्कैटर्ड ग्राम दिख रहा है। स्कैटर्ड ग्राम में आपको पॉपुलेशन दिख रही है, यानी कुछ ना कुछ इमैच्योर सेल्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिविटी आ रही है, यानी 33 और 34 दोनों पॉजिटिव है। 45 117 ये भी दोनों पॉजिटिव है। 13 और 16 नेगेटिविटी है। 13 पॉजिटिविटी है लेकिन 16 नेगेटिविटी है। HLA-DR पॉजिटिव है, MPO स्लाइडली पॉजिटिव है। यानी आपको देखिए पॉजिटिव मार्कर कौन से है, 13 है, 33 है, 34 है, HLA-DR है। ठीक है, HLA-DR है, MPO पॉजिटिविटी है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि आप माइलॉइड सीरीज़ में है और मैचुरेशन मार्कर भी जो है 13 33। ठीक है, ये सब पॉजिटिविटी आ रही है, HLA-DR पॉजिटिविटी है, MPO स्लाइडली पॉजिटिव है। नेगेटिव मार्कर कौन से है, CD3 नेगेटिव है, CD11 नेगेटिव है। ठीक है, CD16 नेगेटिव है। ये सारे नेगेटिव मार्कर है। तो लिम्फॉइड सीरीज़ नेगेटिव आ रही है, माइलॉइड सीरीज़ पॉजिटिव आ रही है। 13 33 117 ये सब माइलॉइड सीरीज़ है। ठीक है, अब आ जाइए, एक स्पेशल टाइप्स होता है AML M3। यही एक स्पेशल टाइप है ल्यूकीमिया का जो मेडिकल इमरजेंसी जैसा प्रेजेंट होता है पेशेंट। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि पेशेंट प्रेजेंट होता है DIC के साथ। और DIC क्या है, डिसइनिमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलोपैथी। यानी पेशेंट का जो ब्लड है वो धीरे धीरे क्लॉट होना शुरू हो जाता है उसकी खुद की बॉडी के अंदर। इससे क्या होता है ना कि सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे कोगुलेशन फैक्टर से और प्लेटलेट से कंज्यूम हो जाते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि क्लॉट फॉर्म हो रहा है उसमें सारे प्लेटलेट और कोगुलेशन फैक्टर यूज़ हो रहे हैं बॉडी में। अगर चेस्ट में क्लॉट हो रहा है तो चेस्ट पेन होता है, बोन में होता है बोन पेन होता है, MI जो भी हो, जिस ऑर्गन में हो, रीनल में होता है तो एक्यूट रीनल फेलियर होता है। तो पेशेंट धीरे धीरे इनिशियली क्या होता है कि उसका PTINR बहुत डिरेंज हो जाता है, क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो जाता है, DIC डेवलप हो जाता है और फाइनली एंड स्टेज है इसका ऑर्गन फेलियर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि DIC का एक ही कॉज है कि ये ल्यूकेमिया, DIC के बहुत सारे कॉजेज है। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा DIC होता है, अबॉर्शन, मिस अबॉर्शन वगैरह। तो मोस्टली एक ही ल्यूकेमिया है जो DIC के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्यों स्पेशल सिर्फ M3 ही DIC के साथ प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो इसके ग्रैनुल्स होते हैं DIC प्रोमाइलोसाइट्स के, वो कोगुलेंट होते हैं। ठीक है, कोगुलेंट यानी वो ब्लड को क्लॉट करने वाले होते हैं इसके ग्रैनुल्स। तो जैसे कि ये बहुत फ्रेजाइल सेल्स है, अपने को पता है इसका नॉर्मल लाइफ स्पेन बहुत चेंजेस होते रहता है। ठीक है, तो ये सेल्स जब डैमेज होंगे स्प्लीन या फिर कहीं भी, तो ये अपने ग्रैनुल्स जो है ब्लड में सिक्रीट करेंगे। सेकेंड कॉज इसका रहेगा कि जब हम पेशेंट को कीमो दे रहे हैं या फिर उसको कोई दूसरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो कीमो से वो जो सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो वो सेल्स अपने रिलीज़ करेंगे ग्रैनुल्स ब्लड में। वो ग्रैनुल्स कोगुलेशन करेंगे, कोगुलेशन से ब्लड क्लॉट होगा और पेशेंट DIC के साथ प्रेजेंट होगा। तो DIC कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर नोन केस है APML का, इसको शॉर्ट फॉर्म में APML भी बोलते हैं, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, APML काफ़ी डेंजर होता है और इसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, क्योंकि इसमें 15-17 ट्रांसलोकेशन होता है। इससे रेटिनोइक एसिड इसका ट्रीटमेंट है और इसलिए इसको आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले बात तो एक मेडिकल इमरजेंसी है, दूसरी बात आपको विदिन 1 डे में आपको रिपोर्ट करना है आपके पास जब भी PS मैरो आता है इसका, APML सस्पेक्ट भी कर रहे हो आप। दूसरा कि इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, इसलिए आपको इसको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेन क्या है कि प्रोमाइलोसाइट्स क्या होते हैं, ये
ब्लास्ट सेल से भी बड़े सेल्स होते हैं प्रोमाइलोसाइट्स, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल सबसे ज़्यादा रहते हैं और रॉड सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, अभी मैं इसका डायग्राम बताऊंगा। ठीक है, पहले पीएस एग्जामिनेशन और मैरो एग्जामिनेशन में ये कैसे दिखते हैं। पीएस में आपको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक पिक्चर, मोस्ट ऑफ द सेल्स में आरबीसी में इतनी पैथोलॉजी नहीं दिखती है, पर आपको प्रोमाइलोसाइट्स दिखेंगे पेरिफेरल स्मीयर में। अब प्रोमाइलोसाइट्स के भी दो वेरिएंट है, एक तो हाइपर ग्रैनुलर है, एक हाइपोग्रैनुलर है। हाइपर ग्रैनुलर यानी साइटोप्लाज्म पूरा भरा हुआ रहेगा ग्रैनुल से। हाइपोग्रैनुलर ये बहुत स्पेसिफिक टाइप है, आपको साइटोप्लाज्मिक में ग्रैनुल्स नहीं दिखेंगे। और इसका न्यूक्लियर फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूक्लियस बायलोब रहता है, बटक शेप या फिर रेनिफॉर्म न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। एक बार पिक्चर देखोगे तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। मैरो में भी आपको हाइपर सेलुलर मैरो मिलेगा और प्रोमिनेंट प्रोमाइलोसाइट्स मिलेंगे। यहाँ पे ब्लास्ट का जो क्राइटेरिया है WHO का 20 और 30%, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोमाइलोसाइट को ब्लास्ट कंसीडर कर रहे हैं, हम ब्लास्ट को ब्लास्ट नहीं कंसीडर कर रहे। हमको यहाँ ये स्पेशल टाइप से एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, तो हम इस प्रोमाइलोसाइट्स को ही ब्लास्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अगर नोन केस है प्रोमाइलोसाइट्स का, तो ये जो है ये सेल्स, ये इसको सिस्टियोसाइट्स बोलते हैं या फिर बाइट सेल्स भी बोलते हैं। जैसे किसी ने खाया हुआ है उसको बाइट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर ये दिख जाए फ्रेगमेंटेड आरबीसी सिस्टियोसाइट्स दिख जाए आपको पेरिफेरल सर्कुलेशन में, इसका मतलब पेशेंट को डीआईसी स्टार्ट हो गया है, पेशेंट स्टार्टेड डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। ओके, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को कि पेशेंट को सिस्टियोसाइट्स पर 100 आरबीसी कितने दिख रहे हैं आपके, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी, आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। सेकेंडली आ जाइए आपका इसका पीएस पिक्चर। देखिए, ये सेल्स जो है बड़े सेल्स होते हैं, फर्स्ट ये होता है, और साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स है कि ये पूरा, ये जितने भी सेल्स है ये प्रोमाइलोसाइट्स है, ये साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स भरे हुए हैं। और ये जो एक सेल्स है इसमें मल्टीपल और रॉड्स है, मल्टीपल और रॉड्स है, ऑलमोस्ट 50-60 और रॉड्स है एक सेल्स में। इसको फैगॉट सेल्स बोलते हैं, फैगॉट सेल्स। ये सिर्फ एपीएमएल में दिखती है, मल्टीपल और रॉड्स। तो बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पे भी एक और रॉड से बहुत सारे मल्टीपल और रॉड्स है। ठीक है, सो बड़ा साइज साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स, प्रोमिनेंट और रॉड्स, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, ये सारे फीचर्स है एपीएमएल के। एपीएमएल की मॉर्फोलॉजी बहुत क्लियर होती है, आप एपीएमएल एक बार देख लोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, मल्टीपल और रॉड्स, लार्ज साइज साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स। ठीक है, अब ये देखिए एमपीओ स्टेन लगाने के बाद क्या होता है, ये सेल्स में इतने ग्रैनुल्स होते हैं कि एमपीओ स्टेन उसको पूरा ढक लेता है। साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स इतने होते हैं कि न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी नहीं दिखती है। ये दोनों सेल्स एपीएमएल के हैं प्रोमाइलोसाइट्स, और देखिए सारे साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स स्टेन हो गए। ठीक है, फ्लो पे आ जाइए। फ्लो का एकदम स्पेसिफिक मार्कर नहीं रहता है एपीएमएल का, बस आप साइड स्कैटर्ड ग्राम में जो दिखेंगे 45 में सिंगल पॉपुलेशन आती है। सिंगल पॉपुलेशन यानी एक ही सेल से जो प्रोलिफरेट हो रहे हैं। इसमें क्या होता है ना कि प्रोमाइलोसाइट तक मैचुरेशन होता है, ब्लास्ट दिखते हैं और प्रोमाइलोसाइट दिखते हैं, उसके आगे की सीरीज़ आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एमपीओ पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, Q1 में पॉजिटिव है, अब Q4 में पॉजिटिव है, यानी CD33 पॉजिटिव है। यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिविटी है 13 की, 20 और 10 दोनों नेगेटिव है, और 117 भी यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कौन कौन से मार्कर आ रहे हैं यहाँ पे अपन देखते हैं। एमपीओ पॉजिटिव है, ठीक है, 33 पॉजिटिव है, 13 पॉजिटिव है, और 117। यानी इससे तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है 13, 33, 117 की आप 100% माइलॉइड सीरीज से डील कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे स्कैटर्ड ग्राम में सिंगल पॉपुलेशन आ रही है, यानी ऐसी एक सीरीज़ है जिसमें सिर्फ सिंगल सेल प्रोलिफरेट हो रहे हैं, वो भी माइलॉइड सीरीज़ की, और आप मार्फोलॉजी पे कंफर्म रहते हैं कि ये 100% प्रोमाइलोसाइट्स है, क्योंकि प्रोमाइलोसाइट्स की मार्फोलॉजी सबसे डिफरेंट होती है। तो एमपीओ 13, 33, 117 और साइड स्कैटर्ड ग्राम में सिंगल पॉपुलेशन, ये कंफर्म होता है कि आप माइलॉइड सीरीज से डील कर रहे हो। अब आ जाइए दूसरे वेरिएंट के साथ। दूसरा वेरिएंट मैंने बोला था हाइपोग्रैनुलर। इसका इंपॉर्टेंस है कि इसमें टीएलसी हमेशा हाई होता है। ये हाई टीएलसी यानी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें बायलोब और बटक शेप के न्यूक्लियस दिखते हैं।
अब ब्लास्ट सेल्स 20% के नीचे आते हैं, लेकिन प्रोमाइलोसाइट बढ़ जाते हैं इसमें, और हमेशा प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ रहता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हाँ, ये देखिए, ये सेल्स है, इसमें हमेशा ऐसे आपको बटक शेप के न्यूक्लिया दिखेंगे, ये है, ये है, ये है, ये सारे सीरीज़ है। और एक चीज़ नोट कीजिए कि इसके साइटोप्लाज्म में एक भी ग्रैनुल्स नहीं है, इसलिए हम इसको हाइपोग्रैनुलर वेरिएंट ऑफ प्रोमाइलोसाइट्स बोलते हैं। बटक शेप न्यूक्लिया, स्पेक्टिकल न्यूक्लिया, बायलोब न्यूक्लिया, बहुत सारे नाम है, रेनिफॉर्म न्यूक्लिया, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि टीएलसी हाई रहेगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स नहीं रहेंगे, और रॉड्स दिखेंगी आपको। ठीक है, माइलॉइड सीरीज़ है ये, लिम्फॉइड सीरीज़ में भी कंफ्यूज होता है, लेकिन माइलॉइड सीरीज़ में ही आते हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट है AML M4, दैट इज़ एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकेमिया। अब दोनों है इसमें, माइलॉइड सीरीज़ भी है और मोनोसाइटिक सीरीज़ भी है। तो मोनोसाइट सीरीज़ को कंफर्म करने के लिए 2 क्राइटेरिया है। पहला कि मैच्योर मोनोसाइट्स कंपोनेंट जो रहते हैं वो 20% से ऊपर होना चाहिए, यानी जैसे कि माइलोब्लास्ट रहता है वैसे ही मोनोब्लास्ट भी रहता है, जो मोनोसाइट को डेवलप करता है, और उसकी सीरीज़ होती है प्रो मोनोब्लास्ट, मोनोसाइट्स। तो प्रो मोनोब्लास्ट और मोनोसाइट्स का कंपोनेंट 20% के ऊपर होना चाहिए, और PS जो आप PS कर रहे हो CBC सेल काउंटर में 5000 के ऊपर मोनोसाइट्स काउंट होना चाहिए। जनरल काउंट 4000 to 11000 रहता है, लेकिन एक्यूट कंडीशन है, इसलिए इसमें काउंट बढ़ रहा है। जैसे 50,000 काउंट बढ़ रहा है, तो उसमें से 5000 मोनोसाइट्स का कंपोनेंट होना ही चाहिए, वो भी कंफर्म बाय साइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, साइटोकेमिस्ट्री यानी आपको NAC नॉन स्पेसिफिक स्ट्रेस जो स्ट्रेन होता है उससे पॉजिटिविटी शो करवानी ही चाहिए पेरिफेरल ब्लड पे। ठीक है, तो 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या है कि 20% मैच्योर कंपोनेंट होना चाहिए मोनोसाइट्स के, और जो है पेरिफेरल सर्कुलेशन में 5000 के ऊपर काउंट होना चाहिए, विच इज़ कंफर्म बाय द साइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट। और जो मैचुरेशन कंपोनेंट है, जैसे कि जो ब्लास्ट सेल्स है, अब हर जगह पे हम लोग 10% का मैचुरेशन क्राइटेरिया पकड़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैचुरेशन की तरफ जाता है, इसलिए यहाँ पे 20% यानी माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट 20% के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखिए। पहला, पेरिफेरल स्मीयर में 5000 के ऊपर काउंट होना चाहिए। दूसरा, मोनोसाइटिक मैचुरेशन कंपोनेंट 20% के ऊपर, और तीसरा, मैच्योर ग्रेनुलोसाइटिक कंपोनेंट 20% के ऊपर। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो रेड एरो है ये मोनोसाइट्स है। देखिए, ये किडनी शेप रहते हैं इसके न्यूक्लियस, इरेगुलर न्यूक्लियर मार्जिन्स रहती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स नहीं रहते। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में ग्रैनुल्स नहीं रहते, इसलिए इसको अग्रैनुलर सीरीज में इंक्लूड करते हैं। ये जो ब्लैक एरो है ये ब्लास्ट सेल्स है, बाकी ये सब मैच्योर सेल्स हैं। ठीक है, तो मैच्योरेशन कंपोनेंट 20% के ऊपर। ठीक है, मोनोसाइट्स 5000 पेरिफेरल स्मीयर पे। ठीक है, और माइलोब्लास्ट प्लस मोनोब्लास्ट। अब इतने सारे क्राइटेरिया है M4 के लिए। ये है, देखिए, डुअल स्टेरेस जो होता है, ये जो है ये ब्लास्ट सेल से जो नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, और ये जो है ये मोनोसाइट से, ये जो ब्लू कलर के जो पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं डुअल स्टेरेस से। ठीक है, अभी फ्लो पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको देखिए 2 पॉपुलेशन दिख रही है, एक रेड कलर की पॉपुलेशन है और एक ब्लू कलर की पॉपुलेशन CD45 पे साइट स्कैटर्ड ग्राम में। तो जो मोनोसाइट्स का मार्कर है वो होता है 64 और 14। ठीक है, 64 और 14। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो रेड डॉट है ये 14 पॉजिटिविटी कर रहा है, और यहाँ पे पार्शियली 64 पॉजिटिविटी कर रहा है। बाकी सेल्स है जो ब्लू कलर वाले, MPO पॉजिटिव है, 33 पॉजिटिव है, 38 पॉजिटिव है। ठीक है, 13 पॉजिटिव है। तो इसमें 2 सीरीज़ आ रही है, एक 33 MPO एक पॉजिटिव है, और दूसरी सीरीज जो है वो 14 और 64 पॉजिटिव आ रही है। अब देखिए, ये साइट स्कैटर्ड ग्राम में 2 पॉपुलेशन है, पहली पॉपुलेशन 33 MPO पॉजिटिव आ रही है, यानी आप 100% कन्फर्म हो कि माइलोब्लास्ट की सीरीज़ है। दूसरा 14 और 64 पॉजिटिविटी आ रही है, यानी मोनोसाइट्स का भी मार्कर है। जब आप
डुअल स्ट्रेस लगा रहे हो, आपको पॉजिटिविटी शो हो रही है। पीएस और बोन मैरो देख रहे हो, पीएस में मोनोसाइट 5000 से ऊपर आ रहा है, ठीक है। आप फ्लो लगा रहे हो 1333 MPO और 16 और 14 पॉजिटिविटी आ रही है ना, 100% कहीं ना कहीं ल्यूकेमिया में 2 सेल्स पॉपुलेशन है। और आप कंफर्म हो फ्लो लगाने के बाद 1464 पॉजिटिव आ रहा है, यानी 100% ये M4 टाइप है, माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। अब आ जाइए M5 पे। M5 में क्या है, मोनोब्लास्टिक और मोनोसाइटिक, इसके 2 कंपोनेंट रहते हैं, 2 टाइप्स रहते हैं। अगर ब्लास्ट 80% के ऊपर आ जाए तो मोनोब्लास्टिक, ब्लास्ट 80% के नीचे आ जाए तो मोनोसाइटिक। सेम है, सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस है, नाम सेम है, मोनोसाइटिक मोनोब्लास्टिक। अगर 80% से ऊपर तो मोनोब्लास्टिक, 80% से नीचे तो मोनोसाइटिक्स। और मैचुरेशन कंपोनेंट, यहाँ पे देखिए मैचुरेशन कंपोनेंट हमेशा 80%, यानी आप पीएस देख रहे हो तो 80% आपको मैच्योर मोनोसाइट्स दिखने चाहिए। मैच्योर मोनोब्लास्ट से प्रो मोनोब्लास्ट और मोनोसाइट्स के बीच के जो सेल्स है, बाकी 20% आपको मैच्योर सेल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बैंड, प्रोमाइलोसाइट्स ये दिखने चाहिए। लेकिन मोनोसाइट आप स्पेशल टैग कर रहे हो मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, तो आपको मोर देन 80% दिखने चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो सेल्स है ये सारे की सारे मोनोसाइट्स है, सिर्फ एक यहाँ पे न्यूट्रोफिल पड़ा हुआ है पेरिफेरल सर्कुलेशन में, बाकी सारे की सारे मोनोसाइट्स है। आपको मोनोसाइट्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है सभी सेल्स में, साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स नहीं है, एनसी रेशियो बहुत हाई है, बैकग्राउंड आरबीसी से कंपेयर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिविटी वही है 14 एंड 64, ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर है, बाकी सब ठीक है। 14 एंड 64 ये दोनों पॉजिटिविटी शो करते हैं। एनएसी नॉन स्पेसिफिक स्ट्रेस पॉजिटिव आता है इसमें हमेशा, ये देखिए ये सेल्स जो है इसका पॉजिटिविटी शो कर रहा है, ठीक है। अब है नेक्स्ट जो है, ये बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत रेयर दिखता है। M6 और M7 बहुत ही रेयर होते हैं, इतने फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड नहीं होते हैं। तो M6 के भी 3 टाइप्स है। पहला है कि नाम याद रखिए, इरेथ्रोल्यूकेमिया। इरेथ्रोल्यूकेमिया में आपको इरेथ्रोब्लास्ट और ब्लास्ट, यानी ये भी समहाउ M4 जैसा है, जिसमें माइलोमोनोसाइट्स यानी माइलोब्लास्ट भी दिखते थे और मोनोसाइट्स भी दिखते थे। अब इसमें क्या है, माइलोसाइट्स को, मोनोसाइट्स को रिप्लेस कर दिया इरेथ्रोब्लास्ट ने। तो इरेथ्रोब्लास्ट का कंपोनेंट 50% के ऊपर, ठीक है, और ब्लास्ट का कंपोनेंट 20% के ऊपर। अब इरेथ्रोब्लास्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली बहुत रेयर है, ये दिखता नहीं है। तो इसके पीएस में आपको ट्राइलिनिएज डिस्प्लेजिया दिखेगा, यानी जो तीनों सीरीज़ है, माइलॉइड, इरेथ्रॉइड, मेगाकैरियोसाइट्स, ये तीनों सीरीज़ में एबनॉर्मलिटी आती है। कैसे एबनॉर्मलिटी आती है, या तो जैसे आपको दिखेगा न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक असिंक्रोनी, यानी न्यूक्लियस छोटा साइटोप्लाज्म बड़ा, या साइटोप्लाज्म बड़ा न्यूक्लियस छोटा। न्यूक्लियर लोबुलेशन दिखेंगे, कैरियोहैक्सिस दिखेगा, बायलोब, ट्राइलोब, मल्टी लोब ऐसे दिख सकते हैं। और या फिर आपको वैक्यूलेशंस भी दिख सकते हैं इसमें, ठीक है। आप एक बार पिक्चर देखोगे ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब जो ब्लास्ट है, जो मैं ब्लास्ट की बात कर रहा हूँ, वो कोई भी टाइप्स के ब्लास्ट हो सकते हैं, M1 से M5 तक। यानी आपको इरेथ्रोब्लास्ट के साथ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी दिख सकते हैं, मैच्योर सेल्स भी दिख सकते हैं, माइलोमोनोब्लास्टिक भी दिख सकते हैं, या फिर मोनोसाइट्स भी दिख सकते हैं। इरेथ्रोब्लास्ट के साथ टिपिकल मोनोसाइट, माइलोमोनोसाइट या ब्लास्ट सेल्स, ठीक है। ये हो गया ए का क्राइटेरिया। बी में क्या है कि जो है 80% के ऊपर इरेथ्रोब्लास्ट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ का क्राइटेरिया कितना था, 50%, यहाँ पे 80%। देखिए ये जो सेल्स है ये पेरिफेरल सर्कुलेशन में है, पीएस एग्जामिनेशन में ये इरेथ्रोब्लास्ट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म एकदम ब्लूइश रहेगा, न्यूक्लियर क्रोमेटिन ओपन रहेगा, ठीक है। ये समहाउ एनआरबीसी जैसा दिखता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, लेकिन इसका साइज़ बड़ा रहता है, ठीक है। ये जो है मैरो का पिक्चर है, ये जो है ये ब्लास्ट है, ठीक है, इरेथ्रोब्लास्ट है। ये लार्ज सेल्स जो है ये अर्ली ब्लास्ट है, ये लेट वाले ब्लास्ट है, ठीक है। और ये जो 2 है ये इंटरमीडिएट वाली ब्लास्ट है। हाँ, अब इसमें आपको एमपीओ नेगेटिविटी, एमपीओ पॉजिटिविटी और पास पॉजिटिविटी। एमपीओ क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इसमें 20% ब्लास्ट सेल्स है, तो ये जो सेल्स है ये एमपीओ पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं थोड़े से, और ये पास पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो इतना है ये पास पॉजिटिविटी है। मैंने बताया था कि पास जो है ये M6 और ALL इन दोनों में पॉजिटिव आता है, तो इसमें आपको एमपीओ भी लगाना है और पास भी लगाना है, ठीक है।
अब आ जाइए AML M7, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ये बिल्कुल नहीं क्योंकि इसमें मेगा क्यूरियोसाइटिक ल्यूकेमिया इसको जो बोलते हैं। अभी इसमें क्राइटेरिया क्या है कि ब्लास्ट जो है 30% से ऊपर आना चाहिए। बहुत बार ये डायग्नोज भी नहीं होता है क्योंकि जो ब्लास्ट सेल्स है उसका कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं रहता है, ये अपने टिपिकल ब्लास्ट जैसे ही दिखते हैं WBC सीरीज़ के। तो क्योंकि इसके को कंफर्म करने के लिए आपको स्पेशल टेस्ट लगते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम अल्ट्रा स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन लगता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये डायग्नोज नहीं होता है। तो ब्लास्ट जो है वो इम्यूनोलॉजिकल मार्कर इसको लगते हैं मेगाकैरियोब्लास्ट बोलने के लिए, ठीक है। PS एग्जामिनेशन में माइक्रो मेगाकैरियोसाइट्स दिखेंगे, आते हैं PS में। मेगाकैरियोसाइट्स जनरली नहीं आती है पर माइक्रो मेगाकैरियोसाइट्स PS में आते हैं, ठीक है। डिस्प्लास्टिक लार्ज प्लेटलेट्स है, क्योंकि प्लेटलेट्स फॉर्म हो रहे हैं मेगाकैरियोसाइट से, अगर उसमें ल्यूकेमिया है तो प्लेटलेट एबनॉर्मलिटी तो आएंगी आएंगी। बोन मैरो में ब्लास्ट जो है पुअरली डिफ्रेंशिएटेड दिखेंगे और मैच्योर डिस्प्लास्टिक मेगाकैरियोसाइट्स दिखेंगे। तो देखिए ये जो सेल्स है ये मेगाकैरियोब्लास्ट है। अब मैंने जो बोला कि ये मॉर्फोलॉजिकली आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम दिखते हैं, पर ये स्पेशल मार्कर जो रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड B थर्ड A जिसको बोलते हैं CD61, ये मार्कर है। ये स्पेशल मार्कर आपको लगाना पड़ता है अगर आपको M7 सस्पेक्टेड हो तो, ठीक है। इसमें भी वही है, CD41 और CD61 ये दो मार्कर पॉजिटिव आते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे देखिए CD61 पॉजिटिव है और दूसरा है कि यहाँ पे 45 पॉजिटिविटी यानी इमैच्योर सेल्स है। तीसरा क्या है कि यहाँ पे बाकी सब नेगेटिव है। तो 42 और 61 ये इसका मार्कर है। 61 स्पेसिफिक मार्कर है, 61 आपको लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 42 भी पॉजिटिव है, 61 भी पॉजिटिव है। तो आपको सस्पेक्टेड हो रहा है कि सस्पेक्ट कम होगा आपको कि M7 है जब आपको एबनॉर्मल प्लेटलेट्स दिखेंगे। बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे आपको डिस्प्लास्टिक दिखेंगी, डिस्प्लास्टिक मेगाकैरियोसाइट्स दिखेंगी। तो और मैच्योर ल्यूकेमिया है, मैच्योर कंपोनेंट नहीं है, प्लेटलेट्स डिक्रीज़ है, आप सस्पेक्ट कर सकते हो। आपको उसमें आपको स्पेशल आपको फ्लो लगाना है क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में CD अल्ट्रा स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन 42 मार्कर पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो माइलॉइड सीरीज़ और लिम्फॉइड सीरीज़ के मार्कर नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।